हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का। ओके, तो आप अच्छे से सुनिएगा। जो ईयरफोन्स लगा लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छे से वॉइस क्लियरिटी आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो आपको जैसे पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइट? संविधान जिसको हिंदी में बोला जाता है, राइट? तो हम लोग किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है हमारी कंट्री में, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हैव हेल्प्ड अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जो भी हमारी टेक्स्ट बुक थी पॉलिटिकल साइंस की, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो वो हमको किस गवर्नमेंट के बारे में बताता था? लोकल गवर्नमेंट के बारे में, राइट? लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट वहाँ के रहने वाले पीपल जो रहते हैं उसको इलेक्ट करते हैं, राइट? वो लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। ग्राम पंचायत एक टाइप का होगा, राइट? ग्राम पंचायत भी एक टाइप का लोकल गवर्नमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल्सो द गवर्निंग स्ट्रक्चर। अब देखिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है? द वैल्यूज एंड द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as also the governing structure created the constitution and India's place in international relations, right? अभी देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है, मतलब गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट्स है वो पूरा इंडिया के रिलेशंस बिल्डअप करके रख चुका है, राइट? इंडिया के अंदर पूरे अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस बिल्डअप किए हैं। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इस्टेब्लिश अ सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैं आपको सेक्युलर का मीनिंग बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है अमॉन्ग कास्ट या फिर रिलीजन के रिलेटेड, राइट? रिलीजन के रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी बेसिस पे। आपको पता है इंडिया में कितने अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब कैसा होता है? पीपल जो है यहाँ के, मतलब लोकल पीपल जो है वो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। सपोज हमने कोई, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल इंप्लीमेंट किया, अगर हमको पसंद नहीं आया या इफ़ वी हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी रूल, राइट? सो वी कैन आस्क देम। गवर्नमेंट को हम लोग पूछ सकते हैं, राइट? वो पॉलिटिकल पार्टी एक क्या बन जाता है, एक बीच का चेन बन जाता है गवर्नमेंट और हमारे बीच में, राइट? तो इसी वजह से ये एक टाइप का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ओके, आगे देख लेते हैं। ऑल्सो इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब फ्रेंड्स होता है फैसिलिटीज़, राइट? गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ बना के रख चुके हैं, राइट? देख लेते हैं। टू इंश्योर दैट द सिटीजन गेट जस्टिस एंड द फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। किस लिए प्रोविजंस बना के रखे हैं? ताकि सिटीजन्स को क्या मिले? जस्टिस मिले, राइट? और साथ ही साथ द फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। जो उनका फ्रीडम है, मतलब हम लोग कोई भी चीज़, मतलब जो लीगली चीज़ करने के लिए कंट्री में फ्री है, राइट? हम लोग अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फ्री है, कोई भी ऑक्यूपेशन रन करने के लिए फ्री है, राइट? तो ये सब फ्रीडम जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया है। वो रन करता है किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, राइट? आगे देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी हैज़ बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन माना जाता है। मीन्स मतलब उसका मतलब क्या होता है? क्या बताया गया? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो सोसाइटी का बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। अभी देखिए, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किस बेसिस पे होगा? सोशल जस्टिस में। जैसे कि सोशली भी लोगों को जस्टिस मिले। इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि लोग, कोई भी पर्सन है जो कोई भी ऑक्यूपेशन रन करने के लिए फ्री है, राइट? अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फ्री है, तो ये सोशल जस्टिस होता है, राइट? आगे देख लेते हैं। इक्वेलिटी विल बी इस्टेब्लिश। और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज़ इंप्लीमेंट करता है, वो क्या है? इक्वेलिटी। हर एक पर्सन इक्वली ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। लोअर कास्ट, बैकवर्ड क्लास, कोई भी क्लास का पीपल रहेगा वो यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंप्लीमेंट किस तरह से, रन कब से स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, राइट? एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ मेड वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तब से लेके गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ का, मतलब जो भी अपने कंट्री का जो वर्किंग है वो किसके हिसाब से रखा है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ रूल्स है, राइट? तो वो रूल्स के हिसाब से ही अपने कंट्री का वर्किंग रखा हुआ है, राइट? आगे देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन डेमोक्रेसी का कितना ओवरव्यू है, मतलब किस तरह से वाइड रेंज लेने वाले हैं हम लोग, राइट? क्या ओवरव्यू है इंडियन डेमोक्रेसी का, हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैज़ टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अब देखिए कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल प्रोग्रेस में, मतलब किस तरह से पहले से इलेक्शंस हुआ करते थे, फिर उसके बाद अभी किस तरह से हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्रेस जिसको बोला जाता है, राइट? वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। और कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी स्प्रेड कर सके कंट्री में, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। दिस रिव्यू विल प्रीमियरली फोकस ऑन 3 एरियाज। प्रीमियरली मतलब क्या होता है? ये जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर फोकस करेगा, मेनली प्रीमियर मतलब मेनली होता है, मेनली थ्री एरियाज पे फोकस करेगा। कौन से 3 एरियाज है यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, नेक्स्ट वन इज सोशल जस्टिस एंड नेक्स्ट वन इज जुडिशियल सिस्टम। डेमोक्रेसी मैंने बता दिया है, लोगों के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के अच्छे के लिए ही बना गया है, राइट। जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हर एक पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल व्यूज़ में, रेगुलेशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरफेयर कर सकता है, राइट। सोशल जस्टिस मतलब मैंने आपको बता दिया था, हर एक पर्सन जो है फ्री है कोई भी चीज़ अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, कोई भी ऑक्यूपेशन रन करने के लिए। जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या होता है, हमारा जो लॉ सिस्टम है, जो क्रिमिनल लॉ वगैरह है, कोर्ट सिस्टम है, राइट, जजमेंट देने वाला सिस्टम जो है, वो सब जो है इन 3 बेसिस पे ये फोकस करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। फर्स्ट पार्ट हमने देखा क्या था, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है इसमें। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी में क्या दिया गया देख लेते हैं। डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए डेमोक्रेसी जो है नॉट मियरली मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर पे नहीं ध्यान रखता है। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर मतलब पार्टीज, अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर कौन सा है, पॉलिटिकल पार्टीज जो डिसीजन मेकिंग में काम करती है, जो पीपल्स को इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग में, राइट। तो ये सब चीज़ें भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी में आती है। जैसे कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना ज़रूरी है, अगर कोई कंट्री डेवलप होना चाहता है, डेवलप के पाथ पे चलना चाहता है, तो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, राइट। लेकिन अपना जो कंट्री है डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देता, और भी चीज़ों पे ध्यान देता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। देखिए अभी डेमोक्रेसी का काम क्या रहता है, रिप्रेजेंटेटिव का जो भी प्रिंसिपल्स रहेगा, सॉरी डेमोक्रेसी का जो भी प्रिंसिपल्स रहेगा उसको क्या करना, एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, राइट। मतलब इंप्लीमेंट करना रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी डेमोक्रेटिक बुक में, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो है वो लिखा हुआ, उसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए, उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, राइट। ये सब डेमोक्रेसी के अंडर आता है। आगे देख लेते हैं। वंस दिस इज डन, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अगर ये सब चीज़ें फॉलो होने लगी तो डेमोक्रेसी क्या बन जाएगा, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब नेसेसरी पार्ट बन जाएगा पॉलिटिकल लाइफ का, राइट। अभी देखिए पॉलिटिकल लाइफ जो है वो डेमोक्रेसी से ही जुड़ा हुआ है, ये सब इंटरलिंक्ड है, राइट। तो पॉलिटिकल लाइफ अगर हम लोग सोसाइटी में डेवलप करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। डेमोक्रेसी के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, मतलब डेमोक्रेसी आपको अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, राइट। मतलब ये पूरा रिलेटेड किससे है, पीपल्स के रिलेटेड है, राइट। तो डेमोक्रेसी के ऊपर अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। Accordingly, the Indian people have directly representative in the parliament, राइट। अभी देखिए इंडियन पीपल जो है वो लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, राइट। सोशल लेजिस्लेटिव में भी रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू मेक अ चेंज इन लॉ ऑफ अ कंट्री। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो लॉ में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो अभी कोई भी पीपल, जैसे कि वो अगर हर चीज़ें सेटिस्फाई करवाता है, जैसे कि 21 ईयर्स ऑफ एज सिटीजनशिप रहा इंडिया का, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब क्या हो सकता है, विधानसभा बोल सकते हैं हम, राइट। एंड लोकल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था, जैसे कि ग्राम पंचायत और ऑल, जो लोकल गवर्नमेंट लोकल चीज़ें रन करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो लोकल जो रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग भी उसके अंडर ही आते हैं। देख लेते हैं आगे। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडियाज सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन होल्डिंग अप होते हैं। कैसे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब हर एक पर्सन जाके अपना व्यू मतलब अपना वोट देता है, राइट। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, मतलब कोई भी, अगर मैं चाहूँगा कोई एक पार्टी जीते तो मैं उसको जाके वोट कर सकता हूँ, राइट। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे आपको पता है, आप वोटिंग देखा ही रहेगा आपने, जहाँ पे अच्छे से हर एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है ताकि फेयर प्ले हो, राइट। मतलब फेयरली कोई भी मतलब नादानी ना हो उसके अंदर, या फिर कोई भी मतलब डिसअप्रूवल ना ले रहा हो, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं वहाँ पे। आगे देख लेते क्या दिया गया है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, लोग जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक पार्टी है तो वो दूसरे पार्टी के साथ compete करते हैं, इलेक्शंस इसी को बोला जाता है, राइट। तो ये सब देखते, ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है, तो ये सब देखते हुए हमें पता चल रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो आज तक के इसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है।
राइट टू वोट। अब देखिए डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, हम लोग ने पढ़ा था डेमोक्रेसी मतलब लोगों के रिलेटेड बताया गया है। तो मैंने जैसा बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, मतलब वहाँ पे हर एक पर्सन जाके वोट देता है, राइट। तो यहाँ पे राइट टू वोट में क्या दिया गया देते देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट। जो भी पर्सन जो है वो अडल्ट हो चुका है तो वो उसके लिए राइट टू वोट का फैसिलिटी अवेलेबल करवाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के पहले वाले टाइम पे क्या होता था, सेवरल प्रोविजंस एग्जिस्टेड विथ रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट। जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस रहते थे कि हर एक पर्सन जो है वो राइट टू वोट नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, वुमेंस जो है, वुमेंस को पहले के टाइम पे क्या होता था, वोट देने के लिए नहीं भेजा जाता था, सिर्फ मेल पर्सन जो फैमिली के रहते थे वही वोट करते थे, राइट। लेकिन अभी जो है इंडिपेंडेंस के बाद हर एक पर्सन, सिंगल पर्सन जो है अगर वो अडल्ट एज पास कर चुका है तो वो वोट देने जा सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं। ऑल सच प्रोविजंस वेर कैंसल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो प्रथा थी, जो पहले प्रोविजंस थे, पहले जो हुए थे, जो माने जाते थे, लोग करते थे कि वुमेंस को वोटिंग करने के लिए नहीं भेजा जाता था, तो ये सब जो है इंडिपेंडेंस के बाद चेंज हो चुका था, राइट। आगे देख लेते हैं। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज। सफरेज मतलब हर एक पर्सन जो है अडल्ट पर्सन, उसके पास राइट है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मतलब जिसको वो वोट करना चाहता है वोट कर सकता है, राइट। बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली, राइट, इक्वली मिल चुका है राइट टू वोट। फैमिली में जितने भी पर्सन है, अगर अडल्ट एज पास कर चुका है, मेल हो या फीमेल हो, राइट, वो जाके वोट कर सकता है। टू बोथ मैन एंड वुमन, यहाँ पे दिया है देखो, मैन और वुमन दोनों जन जाके वोट कर सकते हैं। अबाउट द एज ऑफ 21 ईयर्स, 21 ईयर्स तक अगर 21 ईयर्स पास ऑन हो चुके हैं तो वो पर्सन जाके वोट कर सकता है। द वोटिंग एज वाज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। फिर धीरे धीरे करके वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 तक रिड्यूस कर दिया गया था। विच गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन द इंडिया। अभी इसकी वजह से क्या हुआ था, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते थे कौन, यंग जनरेशन। जैसे कि अभी 18 एज के बाद, मतलब 18 एज लास्ट एज दिया था, तो यंग एज मतलब जो भी यंग जनरेशन है वो भी जाके अपने वोट्स दे सकते हैं, राइट। ये सब प्रोविजंस जो है इंडिया की डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देके डेमोक्रेसी अच्छे से इंप्लीमेंट हो, इसीलिए किए गए थे, राइट। आगे देख लेते हैं। सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन्हीं प्रोविजंस की वजह से इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी चल रही है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन, राइट। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स भी है यहाँ पे, राइट, अदर कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन है उनके मुकाबले। दिस चेंज इज़ नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। देखो ये चेंज जो है वो क्वान्टिटेटिव ही नहीं है, मतलब सिर्फ लोग भर भर के वोट दे रहे हैं ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी मैटर करता है। मतलब जो अच्छा पार्टी है, जो डिजर्व करने वाला पार्टी है, उसको वोट मिलता है, राइट। आगे देख लेते हैं। एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स, राइट। नए नए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इमर्ज करती है, एक्टिव सपोर्ट मिलता है लोगों का, मतलब जो अच्छे यंग वोटर्स रहते हैं उनका, राइट। आगे देख लेते हैं। These parties represent various expectations of people and compete in the political sphere। जो लोगों का, अभी देखिए हम अपनी मनपसंद पार्टी को वोट क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल कर सके वो पार्टी, राइट। तो इसीलिए वो पार्टी जो है उनका काम रहता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन को क्या करे, कंप्लीट करे, मतलब लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करे एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्पीयर। और पॉलिटिकल स्पीयर में मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जो है कम्पीट करे अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ओके चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक जो है अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टेट, अभी जैसे हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट में जो भी रूल्स इंप्लीमेंट होगा, जो भी रूल्स बनेंगे, तो अभी जो स्टेट का जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है, वो खुद जाके लोकल प्लेसेस में जाके बोलेगा क्या, नहीं, वो जाके वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट चल रही है, राइट, मतलब लोकल जो पीपल्स है जो वहाँ से मेनली इलेक्टेड हुए थे, वो पीपल क्या करते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, राइट। इसी चीज़ को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आगे देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये सेंट्रल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, मतलब ये ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर। अब देखिए ये क्या क्या कंट्रोल करता है, पावर का मिसयूज ना हो, एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल, क्या दिया गया देख लेते हैं, चलिए देखिए क्या दिया गया है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल, ताकि कॉमन पीपल जो है, जो कॉमन लोग जो है वो लोग भी पार्टिसिपेशन कर सके पॉलिटिकल
अफेयर्स में, राइट। आगे देख लेते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अभी देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या होता है, वो ये होता है कि लोकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो भी है अपने कंट्रीज में, मतलब सिटीजन्स के रिलेटेड, वो क्या हो, अच्छी लाइफ हो। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन एम क्या रहता है, ताकि सोशली या फिर इकोनॉमिकली लोग जो है वो क्या करें, बड़े, मतलब उनका गुड लाइफ स्ट्रक्चर हो, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, राइट। तो ये किस में इंक्लूड करता है, फॉर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये किसी वजह से होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही होता है, राइट। मतलब वो जो अथॉरिटी है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, हर एक को अथॉरिटीज दे दी गई है, राइट। आगे देख लेते हैं, वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियलिटी। जैसे कि हम लोग का क्या मेन एम क्या है कि जो भी सेल्फ गवर्निंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो जेन्युइन रहे, मतलब उसके अंदर जो भी, मतलब जैसे ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बनाती है तो वो इम्प्लीमेंट हो और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, ताकि लोग भी उसके बीच में बारे में जाने और गवर्नमेंट भी अपने पूरे जो भी रूल्स बनाए हैं या फिर जो भी चेंजेस किए हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके, राइट। आगे देख लेते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस बनाए गए थे, मतलब बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। आगे देख लेते हैं, वन सच इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट इज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट क्या था, इज द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज। जो 73rd और 74th चेंज हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। अब देख लेते क्या दिया गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट दिया गया था, और विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। जिसने क्या किया था, लोकल जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स थे उनको पावर दिया था, मतलब उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चलाने की कैपेसिटी, मतलब उनको कैपेसिटी दी दी थी, और एक शॉर्ट फॉर्म में ले तो क्या दिया था, उनको पावर दे दिया गया था, ताकि वो अच्छे से अपना जो भी गवर्नमेंट है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कर सके, राइट। अभी आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। कैन यू टेल द रीजन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस दिया गया है, आई होप ये सब इजी चेंजेस है, आपको समझ में आ जाएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वुमन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब देखिए, कुछ सीट्स जो है वुमेंस के लिए रिजर्व करके रखी है। अभी आपको पता ही होगा क्यों रिजर्व करके रखी है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था पॉलिटिकल अफेयर्स में, राइट। लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, राइट। तो इसीलिए कुछ सीट रिजर्व करके ही रखी है, जिस सीट पे सिर्फ और सिर्फ वुमन ही आके बैठ सकती है, राइट। आगे देख लेते हैं, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन गेट अ स्पीयर इन पॉलिटिकल पावर। अब देखिए, वीकर सेक्शन जैसे कि जो लोअर कास्ट पीपल है, वो क्या बोलते हैं, कभी कभी उनका मानना ये हो जाता है कि ये रूल जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब जो बैकवर्ड क्लास है वो इसको कैसे फॉलो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट रहता है वहाँ पे कुछ सीट्स बैकवर्ड क्लास के लिए भी, मतलब वीकर सेक्शंस के लिए भी बनाए गए हैं। वीकर सेक्शंस मतलब कौन कौन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। चिल्ड्रंस आ जाते हैं, वुमेन्स आ जाते हैं, बैकवर्ड क्लासेस आ जाती है, राइट। अभी देखिए, चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, जैसे कि बच्चे लोग के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, आपको पता है। वुमेन्स लोग के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई गई है, आपको पता ही है ये सब, राइट। तो ये सब वीकर सेक्शन के लिए ये सीट रिजर्व करके रखी है। आगे देख लेते हैं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश। अभी देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ये बताया गया है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। The election for the parliament and the state assembly are conducted by the national election commissions, right। अभी जो भी इलेक्शंस जो होता है वो नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। भले ही वो स्टेट बेसिस पे हो, लेकिन वो नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है उसका इंटरफेरेंस रहता ही है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू पुट अपॉन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राइट। अभी देखिए, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कोई भी रूल इंप्लीमेंट करना रहेगा तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही इंप्लीमेंट कर देता है क्या, नहीं। वो बात उनके अपर अथॉरिटीज़ के पास ही पहुंचती है, राइट। फिर वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस रूल को इंप्लीमेंट करता है, राइट। तो ये सब जो है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो उनको गाइड कर सके, राइट। आगे देख लेते हैं, द 11th एंड 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, 11th और 12th शेड्यूल जो है वो क्यों एड ऑन किया गया था, देख लेते हैं। आप अच्छे से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो 11th शेड्यूल था उसके रिलेटेड क्या बताया गया है, द 73rd अमेंडमेंट एडेड द 11th शेड्यूल।
73rd अमेंडमेंट जो था, चेंज था, वो किस में ऐड किया था? 11th शेड्यूल में। क्यों किया था? द 11th शेड्यूल ओवर कवर्ड 29 सब्जेक्ट्स। 11th शेड्यूल जो है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो किसके रिलेटेड रहते हैं? पंचायत। गांव में पता है आपको, रूरल एरियाज जो रहता है वहाँ पे पंचायत समिति ज़्यादा रहती है, राइट? तो वहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वहाँ पे क्या दिया गया है? ये 11th शेड्यूल जो है इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट वन जो दिया गया है 12th शेड्यूल। और 12th शेड्यूल किसके रिलेटेड है? म्युनिसिपालिटीज, जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट रहता है, राइट? तो उनके लिए ये 12th शेड्यूल इंप्लीमेंट किया गया है, एडिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन एम्पावरमेंट मतलब सिटीजन्स का अथॉरिटी, हर एक सिटीजन को उनका अथॉरिटी मिलना चाहिए, ये क्या है? मेन कंडीशन है डेमोक्रेसी का। इट इज necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकल पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट अफेयर्स में, और उनका और गवर्नमेंट का क्या हो? इंटरेक्शन हो। इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, राइट? अगर सपोज हम लोग ने इंक्रीज कर दिया, जैसे कि लोगों का इंटरफेरेंस या फिर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हम लोग ने इंक्रीज कर दिया, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ला दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाएगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में अच्छा ट्रस्ट रहेगा, राइट? और वो हमारा कंट्री के गवर्नमेंट के लिए या फिर हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आगे देख लेते हैं। सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन्स के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग जान सके, राइट? जिसको ट्रांसपेरेंसी बोले जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। देख लेते हैं आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो भी सिटीजन है इंडिया के, उन सबको ये दे के रखा हुआ है। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे वर्ड आ गया, देख लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम लोग हर एक चीज़ जो गवर्नमेंट के रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जो चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहती है वो ट्रांसपेरेंट रहे, हम लोग भी उस चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट दिया गया है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने सुना रहेगा बजट कभी कभी बनाया जाता है, राइट? तो वो बजट बनाया किस लिए जाता है? ताकि हम लोग जो भी टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं या फिर जो भी एनीथिंग गुड्स एंड कमोडिटीज हम लोग आगे फर्दर जाके खरीदेंगे, हम लोग को जो चाहिए रहेंगी, वो चीज़ का अमाउंट क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, हम लोग किस तरह से अकाउंट्स रखेंगे, राइट? तो ये अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम अगर सपोज मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा अमाउंट जो है टैक्स का वो किस लिए, किस डेवलपमेंट के लिए टैक्स पे किया जाता है, ताकि हम लोग का जो एरिया है वो डेवलप हो, तो वो डेवलपमेंट में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सब भी चीज़ें पता होना ज़रूरी है लोकल पीपल को, राइट? आगे देख लेते हैं। विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस। हॉलमार्क मतलब प्योरिटी। अब ये प्योर फॉर्म है कि अपना गवर्नमेंट जो है गुड है, राइट? मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा गवर्नमेंट चल रहा है। आगे देख लेते हैं। right to information has made the government more transparent and has reduced the elements of secrecy in the working of government, right? अभी देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया है? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है गवर्नमेंट के रिलेटेड, राइट? और गवर्नमेंट के और लोकल सिटीजन्स के बीच में का सीक्रेसी मतलब जो भी सीक्रेट पार्ट है वो अब नहीं रहा, राइट? तो लोग जो है आसानी से अपने हर एक जो व्यूज़ पॉइंट है या फिर कोई भी क्वेरी रहता है वो गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं, राइट? उनको पता चल जाता है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर द ईयर 2000 व्हाट इट इज़ गिवन दैट द होल अप्रोच टूवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज़ चेंज। अभी देखिए, डेमोक्रेटिक इंप्रूवमेंट के रिलेटेड जो भी अप्रोच था वो चेंज हो चुका था। जैसे जैसे ईयर्स डेवलप होते हैं, चेंजेस होते ही है गवर्नमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में, राइट? तो वो जो है रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो थे वो चेंज हो चुके थे। क्या दिया गया आगे देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर एज राइट ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है वो माना जाता है सिटीजन्स का राइट है, मतलब डेमोक्रेटिक जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करना जरूरी है ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो। कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा, तो ये राइट्स माना जाता है सिटीजन्स का। आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंगली सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, इंडिया के अंदर लोगों को क्या क्या राइट्स है देखते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ा, राइट टू एजुकेशन मैंने आपको बताया था, चिल्ड्रंस को प्राइमरी एजुकेशन का फुल राइट है। एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का भी पूरा राइट है। आपको पता है हमारी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, जिसके अंदर फूड भी आता है, राइट? तो ये फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत ही अच्छा राइट है ह्यूमन लोग के लिए, राइट? मतलब जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। अभी देखिए, ये सब राइट्स जो है लोगों को मिलेंगे, ऑब्वियसली लोग जो है ट्रस्ट करेंगे गवर्नमेंट पे, राइट? तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है और इंडिया जो है उसको स्ट्रेंथ मिल चुका है, मतलब इसने इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडियन डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ दे दिया है। आगे देख लेते हैं। डू यू नो
राइट बेस्ड अप्रोच व्हाट इट इज़ गिवन देखते हैं इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स का जो इंटरवल रहता है देखिए इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे 10 ईयर्स पास ऑन हो चुके हैं प्रोग्रेस वाज मेड टुवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन मतलब क्या होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद ही डेमोक्रेसी हुआ है राइट तो मोर और मोर डेमोक्रेटाइजेशन लाया गया था इंडिया में However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. अब देखिए डेमोक्रेसी मतलब मैंने आपको बता दिया है फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल राइट तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो भी चीज़ें नई बनाई जाएगी वो लोगों का बेनिफिट्स देख के ही ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाएगी राइट तो सिटीजन जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियरीज होते हैं बेनिफिशियरीज मतलब जिनको फायदा होता है बेनिफिट होता है राइट इन द लॉ लास्ट फ्यू डिकेड्स गवर्नमेंट डेवलपमेंट इज कंसिडर एज द राइट ऑफ द सिटीजन अब देखिए लास्ट फ्यू डिकेड से जो डेवलपमेंट है वो भी सिटीजन्स का राइट बन चुका है ताकि डेवलपमेंट एक एरिया में होना ज़रूरी है राइट देख लेते हैं आगे इन योर ओपिनियन हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन अभी आपका व्यू पॉइंट ओपिनियन मांगा गया है कि अगर इस तरह से ही डेवलपमेंट होता रहा तो गवर्नमेंट के और सिटीजन्स के जो रिलेशन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे राइट ताकि गवर्नमेंट का और लोकल सिटीजन्स का ट्रस्ट जो है और अच्छा बिल्टअप होगा आगे देख लेते हैं डिस्कस डू यू थिंक दैट सिटीजन्स इन इंडिया शुड हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है हर एक सिटीजन जो है इंडिया के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट का मतलब काम करने का काम मिलने का राइट्स होना ज़रूरी है ऑब्वियसली राइट होना ज़रूरी है राइट जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों को काम मिलेगा कंट्री का डेवलपमेंट होगा जीडीपी जो है कंट्री का डेवलप होगा राइट ग्रोथ होगा उसमें तो ये क्या होगा ये कंट्री के बेनिफिट्स के लिए मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है तो इसीलिए ये राइट भी मिलना ज़रूरी है सिटीजन्स को अकॉर्डिंग टू यू इफ एवरीवन गेट्स द राइट टू शेल्टर हाउ विल इट अफेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है आपको पता है आप कहीं से ट्रेन से ट्रैवल करते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो बहुत सारे ऐसे जो ट्राइब्स लोग हैं जो जिनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं रहती शेल्टर नहीं रहता रहने के लिए अगर सपोज पूरी कंट्री में हर एक को शेल्टर मिल गया तो आप बताइए डेमोक्रेसी पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट होगी ये चेंजेस जो हुआ रहेगा वो गवर्नमेंट की वजह से हुआ रहेगा राइट तो लोग जो है अच्छा वोट देंगे लोग प्रॉपरली टैक्स पे करेंगे जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा लोगों में गवर्नमेंट में राइट और उसी वजह से क्या होगा कंट्री का डेवलपमेंट होगा आगे देख लेते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी गाइस मैंने आपको बताया था सोशल जस्टिस क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ सोशल जस्टिस मतलब लोगों को इक्वलिटी के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे उनको पावर मिलना मतलब सोशली उनको जस्टिस मिले वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सके उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले कोई भी वर्क करने के लिए राइट बस वो लीगल तरीके से जाने चाहिए तो उनका पूरा राइट्स है इक्वलिटी जैसे कि आपको सबको पता है हर एक पर्सन को राइट टू वोट मिलना चाहिए इक्वलिटी मिलनी चाहिए कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए राइट तो ये चीज़ हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी फैलाना पूरे कंट्री में राइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस चीज़ का गाइडलाइन दिया गया यहाँ पे देख लेते हैं टू इस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस टू वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन को गाइडलाइन ये दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे नया सोसाइटी बनाए इन दो चीज़ों पे बेस्ड होके राइट मतलब ये दो चीज़ें जो कौन सी दो चीज़ें थी सोशल डेवलपमेंट सोशल जस्टिस और इक्वलिटी राइट ये दोनों चीज़ों पे एक नया सोसाइटी बनाए आगे देख लेते हैं वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल राइट अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी पाथ हम लोग को दिया गया है वो हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो गोल है क्या गोल है हमारा सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी ये प्रॉपरली क्या हो लोगों में स्प्रेड हो राइट आगे देख लेते हैं टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव द social condition which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals मतलब जो भी social conditions है जो injustice है लोगों के बीच में या फिर जो भी inequality रहती है लोगों के बीच में वो सब remove करके social justice फैलाया जाए और equality फैलाई जाए यही मेन काम बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का the principle of justice and equality एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस राइट मतलब डिस्क्रिमिनेशन निकाल देना भेदभाव निकाल देना सोशल स्टेटस में जैसे कि मैं अगर अपर कास्ट का हूँ तो मुझे ही बिजनेस करने का अथॉरिटी है बाकी किसी को नहीं राइट तो ये चीज़ जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है राइट तो इस चीज़ को निकाल देना ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम है सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जैसे कि मैं बड़ा हूँ मेरा कास्ट बड़ा है तो ये छोटी जात का है इस तरह से ये सब डिस्क्रिमिनेशन निकाल देना कौन सा दिया गया डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एंड
जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस। रेस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब है स्किन कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना। प्रॉपर्टी, जिसके पास हायर प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो सुपीरियर माना जाएगा। ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता है फ्रेंड्स, ये सब कभी नहीं होना चाहिए। एंड गिवन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल, जैसे कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो खुद का डेवलपमेंट कर सके, राइट। इक्वलिटी मिलना इज कंपलसरी। देख लेते हैं आगे। टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, राइट। अगर हम लोग चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी में जस्टिस रहे, इक्वलिटी रहे, तो सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी तो चलेगा क्या? नहीं, हर एक लोकल सिटीजन को भी काम करना पड़ेगा। सब डिस्क्रिमिनेशन छोड़ के एक सोशली वर्क करना ज़रूरी है, सोसाइटी हेल्दी बनाना ज़रूरी है, राइट। देख लेते हैं आगे। बट द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज़ ऑन दिस फ्रंट आर मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, गवर्नमेंट का भी एफर्ट्स या फिर गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज़ फॉर्म करती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वो क्या करती है, वो मेन स्ट्रीम में लाती है लोगों को, जो बैकवर्ड क्लास के लोग जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाती है, मतलब उनको भी उनका राइट्स का वैल्यू दिखाती है, राइट। आगे देख लेते हैं। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इनकल्सिव। इनकल्सिव मतलब फ्रेंड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ऑल ओवर, मतलब डेमोक्रेसी ऑल ओवर वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम। जैसा मैंने बताया, जो भी सेक्शन है सोसाइटी के, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, या फिर जो भी लोगों धर्म के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, इन सबको मेन स्ट्रीम में मतलब इक्वलिटी करके हर एक को एकजुट करना, राइट। ये मेन काम रहता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस इन सोसाइटी, राइट। अकोमोडेटिंग मतलब कलेक्ट करना, मतलब जितने अलग सेक्शंस है सोसाइटी में उन सबको एक साथ लाना, राइट। उन सबके बीच में बॉन्ड बनाना, ये डेमोक्रेसी का मेन काम रहता है, और इसी के ऊपर डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करता रहता है, राइट। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट। लोगों के बीच में सोशली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बंद करवाता है। डेमोक्रेसी चाहता है कि वो सब चीज़ें जो है कम हो। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेशन करना कास्ट, कलर, ये सब पे, राइट। लेट अस टेक रिव्यू ऑफ द एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन। अभी देखिए कौन से रिव्यूज़, हम लोग रिव्यूज़ लेंगे कि इंडिया में कौन से एफर्ट्स किए गए हैं इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। फ्रेंड्स, होप आपको ये पार्ट समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है जो मैंने एक्सप्लेन की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट है